हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है रिचर्ड एब्राइड। अब हम जानेंगे कैसे उनके अंदर साइंस के लिए क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई और कैसे उन्होंने अपनी साइंटिफिक जर्नी में अचीवमेंट्स को पाया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही ज्यादा डिमांडफुल चैप्टर है, तो चलिए आज हम इसका वन शॉट कर ही लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑथर के बारे में, ठीक है। तो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के ऑथर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे और बाद में वो क्या बन गए, एक फ्रीलांस बन गए, ऑथर बन गए मैगजीन के आर्टिकल्स के, ठीक है, बुक्स के, और स्पेशली जो टॉपिक होते थे जो स्पोर्ट्स और स्काउटिंग पर डिपेंडेंट होते थे। क्या हमें याद रखना है? नहीं रखना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा अबाउट द चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो रिचर्ड एब्राइड एक साइंटिस्ट थे, उन्हें सर्ले स्कॉलर अवार्ड भी मिला था, ठीक है, प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर भी मिला था। अब उसके बाद हमने देखा कि उनका बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन था बटरफ्लाईज को लेकर, जिसकी वजह से जो बटरफ्लाई कलेक्शन था उसकी वजह से जो साइंस वर्ल्ड है उनके लिए ओपन हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये जो कहानी है वो रिचर्ड एच एब्राइड के बारे में है, जो बहुत ही ज्यादा हम ये कहें कि पेनिनसुला यूएसए में पैदा हुए थे, टाउन में, जहां पर कुछ करने को था नहीं, तो उनका शौक था कि वो चीजों को कलेक्ट करें, मतलब कलेक्टिंग थिंग उनकी एक हॉबी बन गई थी। तो जब वो बच्चे थे तो वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे और इसी के साथ हम आगे जाकर देखेंगे कि कैसे वो एक क्यूरियस जो बच्चा है, क्यूरियोसिटी जिसके अंदर है, वो एक तरह का महान हम कहे साइंटिस्ट बन गया, ठीक है। तो ये अबाउट द चैप्टर था, जो मैंने बोला है हिंदी में वही लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा, स्लाइड्स आपको साइंस एंड फन की ऐप पर मिल जाएंगी। एट द एज ऑफ 22, अब अल्टीमेटली अपनी बुक को खोल लीजिए क्योंकि यहाँ से हमारी बुक रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वर्ड मीनिंग ब्रैकेट में दे रखे हैं, तो आप अभी लिखना चाहो तो लिख लो साइड बाय साइड, नहीं लिखना चाहो तो स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल होंगी साइंस एंड फन की ऐप पर, ठीक है। एट द एज ऑफ 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, मतलब कि एब्राइड की उम्र 22 थी। A former का मतलब होता है previously been on a particular thing, और you can say भूतपूर्वक। Scout of the year मतलब कि you are the member of some organization that inspire others, ठीक है। तो एक तरह का बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया था जब एक नई थ्योरी आई थी कि कैसे सेल्स वर्क करा जाता है। देखिए पूरा का पूरा ना साइंस एंड फन बिल्कुल मैच कर रहा है इस पे, क्योंकि यहाँ फन एलिमेंट ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स को यूज कर रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, और मैं ठहरी कॉमर्स, तो मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा फन होता है जब भी मैं ये चैप्टर को पढ़ाती हूँ। दीक्षा मैम या सोनम मैम होती तो वो आपको ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स पर बताते हैं, लेकिन फन एलिमेंट इसमें ये है कि भाई एक इंग्लिश के टर्म्स में हमें इसको कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के टर्म्स में ही बताऊंगी, ठीक है, एज अ लैंग्वेज परस्पेक्टिव। ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स पर मैं ज्यादा छेड़ूंगी नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया ना तो तुम कहोगे अरे और मैं कहूंगी मैं तो कॉमर्स हूँ। अल्टीमेटली चलिए स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड एच एब्राइड एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड एच एब्राइड और उनके जो कॉलेज रूममेट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था द थ्योरी इन द आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रीसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, एक बुक पब्लिश ऑफ अ सेट ऑफ मीटिंग और अ कॉन्फ्रेंस, मतलब बैठकों या सम्मेलन के एक सेट की एक प्रकाशित रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो मतलब प्रोसीडिंग क्या होगा, कोई एक हम ये करें कॉन्फ्रेंस या मीटिंग को पब्लिश किया गया ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो यहां पर क्या हुआ था, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। अल्टीमेटली हमें ये चीज समझ में आ गई। आगे देखते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, द इंपॉर्टेंस first time this important scientific journal has ever published the work of the college students in sports that would be like making the big legues। अब यहाँ पर क्या है, ओके आगे ध्यान से देखते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, अब हमने यहाँ पर देखा कि ये पहली बारी था कि जो एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल मतलब पत्रिका में एक कॉलेज जाते हुए बच्चों का
हम ये कह सकते हैं एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो इट वाज लाइक अ बिग लीग। अगर हम ये बोलें मतलब बिग लीग, लीग ठीक है, लीग मतलब क्या होता है, इन अ फील्ड ऑफ अ टफ कंपटीशन एंड अ हाई रिवॉर्ड्स द लार्जेस्ट और द फोरमोस्ट ऑफ द काइंड, मतलब कि कुछ एक बहुत ही बड़ी चीज की उपलब्धि को प्राप्त कर लेना। ओके, एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट द बैट, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली थोड़ा सा कंपेयर कर रखा है क्रिकेट के साथ कि जैसे एक बिग लीग होती है, तो वैसे ही आप यहाँ पर ये कह दीजिए कि एक कॉलेज बच्चों का हम यहाँ पर ये बोलें कि एक साइंटिफिक जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करना, इट वाज अ लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जैसे कि कोई छक्का ही मार दिया हो बैट से। ठीक है, फॉर रिचर्ड एब्राइड के लिए इट वाज द फर्स्ट टाइम लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। तो इट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट हम ये कहेंगे पूरे साइंटिफिक जर्नी में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सारी की सारी जो कहानी थी ना बेटा, वो बटरफ्लाई से शुरू हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? Okay. An only child, Ebride grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football as baseball with the team of one, but there was one thing I could do, that is collecting. तो जब वो यूएसए के एक स्मॉल टाउन में पैदा हुए तो वहां पर कुछ ज्यादा करने को था नहीं, ऐसे एब्राइड कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पर फुटबॉल या बेसबॉल तो नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चीज मैं कर सकता था, वो था चीजों को कलेक्ट करना। ओके, सो ही डिड इट, और उन्होंने किया, एंड डिड ही एवर, और उन्होंने हमेशा वो चीज करते रहे। बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, एब्राइड कलेक्ट बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट इज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। तो उन्होंने स्टार्ट कब किया? जब वो किंडरगार्टन में थे। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं जो उनकी स्टार्टिंग जर्नी थी साइंटिफिक की, वो थी बटरफ्लाई कलेक्शन की, और वो वैसी की वैसी ही रही, मतलब वैसी की वैसी ही रही मीन्स इट वॉज विद दैट सेम डिटर्मिनेशन। बेटा आप कोई भी काम करते हो ना, कोई भी काम करते हो लाइफ में, तो 100% अपना फोकस होना चाहिए। ठीक है, चाहे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, क्योंकि काम काम है, अल्टीमेटली रिमेंबर दिस। तो जितना आप डिटर्मिनेशन के साथ चाहे छोटा सा काम भी करते हो ना, 100% देकर करते हो, कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में यूजफुल होता है। अगर आप कंसंट्रेशन से सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं लाइफ में कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए आपकी ये एक्टिविटी यूज होती है। अगर आप लिख रहे हो और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे हैंडराइटिंग से लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर लिखोगे, वो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है। अल्टीमेटली हर काम में अपना अगर आप फोकस करते हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, इवन दो यू आर प्लेइंग, अगर खेलने में आप 100% डिटर्मिनेशन के साथ खेल रहे हो, तो वो खेल भी काम आता है ना? चले आगे चलते हैं। He also collected rocks, उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया? उन्होंने रॉक्स को कलेक्ट किया। ठीक है, फॉसिल्स को कलेक्ट किया। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन, हम यहाँ पर बोले हैं कि कोई एम्बेडेड रॉक का हो गया, एनिमल का हो गया, तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं फॉसिल, मतलब जीवाश्म। ठीक है, ही बिकेम ईगर एस्ट्रोनॉमर, तो वो खगोल वैज्ञानिक। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? एन एक्सपर्ट इन अ स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, टू समटाइम्स स्टार्ट गेजिंग ऑल नाइट, तो उन्हें मतलब कि अगर एस्ट्रोनॉमी का शौक था तो वो भी 100% वो देते थे। ठीक है, सारी सारी रात तारों की छांव में देखते रहते थे। तो ये सारी चीजें उनकी काइंड ऑफ एक्टिविटी थी। फॉर दिस फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड, मतलब कि हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो ये है फ्रॉम द फर्स्ट कि भाई उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा पैदा हो रही थी, साथ साथ एक उनका ब्राइट माइंड भी था। ठीक है, खाली फालतू की क्यूरियोसिटी नहीं, अगर क्यूरियोसिटी आई है तो उसको बहुत क्लियर करना है, मतलब कि बहुत ही अच्छा माइंड है। He also had a mother who encouraged him the interest in learning. She took him on the trips, brought some telescope, microscope, cameras, mounting material and other equipment necessary and helped him in many other ways. तो यहाँ पर ये बोल रखा है कि साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो मॉम थी वो भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव नेचर की थी। वो उनको ट्रिप्स पर लेकर जाती थी, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, वो सबका सब इक्विपमेंट्स जो होते हैं, नेसेसरी आइटम्स जो होती हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए या हम ये कहीं साइंस के लिए, वो उनको कलेक्ट करके उन्हें देती थी। और बहुत ही ज्यादा कामों में हम ये कह सकते हैं एब्राइड की जो मॉम थी वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। ठीक है, I was his only companion until he started school, his mother said. After that I would bring home friend for him, but at night we just did
just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in the 3rd grade. अब यहाँ पर ये बोल रखा है कि उनकी मॉम कहते हैं कि मैं ही खाली उनकी साथी थी, मतलब एब्राइड की मॉम कहती हैं कि मैं ही खाली एब्राइड की कौन थी, कंपेनियन थी जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था। तो स्कूल के बाद कई बारी मैं दोस्त लेकर आती थी उसके लिए, फ्रेंड्स लेकर आती थी, घर ही लेकर आती थी, लेकिन रात के टाइम सिर्फ मैं और रिची जो थे, मतलब रिचर्ड एब्राइड, जैसे मम्मी आपको प्यार से गोलू मोलू बोल देती है ना, तो वैसे ही उन्होंने रिचर्ड को रिची बोला है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि रात के टाइम सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही होता था और हम सारी चीज़ों को इकट्ठा बैठकर करा करते थे, मतलब कोई भी काम वगैरह सब इकट्ठा करते थे। तो वो यहाँ पर कहती हैं कि जो रिची है वो मेरी पूरी जिंदगी बन गया था उनके पति की मृत्यु के बाद। जब रिचर्ड एब्राइड 3rd ग्रेड में थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनकी मॉम और रिची खुद वो ही दोनों एक दूसरे का सहारा थे, एज अ फ्रेंड भी रहते थे। तो आगे देख लेते हैं हम, आगे देखें। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। उसके बाद इफ he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning thing. His mother said he liked it, he wanted to learn. अब उन्होंने कहा कि हर शाम जो डाइनिंग रूम में रिची और मैं इकट्ठे टाइम को स्पेंड करते थे, ठीक है। अगर कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम लेकर आती थी। अब ये कोई नहीं है कि फिजिकल वर्क जाके जाओ, धनिया पुदीना लेकर आ जाओ या पापा की पर झाड़ू पोछा लगा दो, तो ऐसा नहीं कहती थी, है ना। तो मैं उसके लिए चीज़ों को लर्न करवाती थी, मतलब कि बुक्स लेकर ना चीज़ों को समझाना, क्वेश्चंस देना। तो उनकी मॉम कहती हैं कि रिची को लर्न करना बहुत पसंद था, मतलब रिचर्ड को लर्न करना बहुत पसंद था, उसे पढ़ना बहुत पसंद था, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड ही लर्नड ही डिड, और जो वो समझता था वो करता भी था। ही लर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, मतलब ही अर्न मतलब यहाँ पर बोला गया कि उनके टॉप ग्रेड्स आते थे, मतलब कि इंटेलिजेंट बच्चा था भाई। और एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी डे अदर किड, हिज मदर से। But by the time he was in the 2nd grade, Ebride had collected all 25 species of butterfly found around the hometown. अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि क्या हुआ था कि वो हर रोज़ाना की तरह जैसे नॉर्मल सारे बच्चे होते वैसे ही था, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर ये था कि जब वो 2nd क्लास में हो गए, 2nd ग्रेड में हो गए, ठीक है, 2nd ग्रेड में हो गए, तो 25 टाइप्स की या जो 25 स्पीशीज होती हैं, ठीक है, प्रजातियाँ होती हैं बटरफ्लाई की, तितलियों की, वो इकट्ठी कर चुके थे जो उनको होम टाउन में अपने आसपास मिल रही थी। अब यहाँ पर 25 टाइप ऑफ बटरफ्लाईज आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीशीज एंड सब species of the butterfly collected 6 weeks in the reading, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई ब्राउन हो गया, वुड नाइम्फ हो गया, मोनाच और मिल्कवीड हो गया, ओलंपिया हो गया, क्लाउडलेस सल्फर हो गया, यूरोपियन कैबेज हो गया। आप तो भाई साइंस के हो तो आपको टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज अगर पता हो, सिल्वर ब्लू, ठीक है, वाइट एम हेयर स्ट्रीक, तो इट इज अ काइंड ऑफ 25 टाइप ऑफ द स्पीशीज जो उनके होम टाउन में मिलती थी बटरफ्लाईज की, मतलब खोजी जाती थी, उन्होंने सारी की सारी कलेक्ट कर ली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got a children's book called The Travel of Monarch X. अब यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं कि मैंने 25 टाइप की जितनी भी ये स्पीशीज थी उनको कलेक्ट तो कर लिया था, तो इट मस्ट बी कि मेरी जो कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई थी वो एंड हो गई थी, मतलब कि द जर्नी टू कलेक्ट द बटरफ्लाई इट केम टू एंड। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मेरी मॉम जो थी वो मेरे लिए एक बुक लेकर आई जिनका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। अब मोनार्क इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई ओनली, ठीक है। आगे, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है। हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। आगे देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने मीनिंग्स देखे, मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं, तो आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू बाय रीडिंग द मीनिंग्स, बट मैं आपको यहाँ पर स्लाइड्स में मीनिंग दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट बुक, उस बुक में ये बता रखा था कि जो मोनार्क बटरफ्लाईज होते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई क्या होते हैं, एक लार्ज माइग्रेटरी ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई होती है जो मेनली नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। कैसे वो माइग्रेट करती है, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं अमेरिका में। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसने साइंस की दुनिया खोल दी,
टू ईगर यंग कलेक्टर। जो यंग कलेक्टर कौन है? दैट इज एब्राइड इटसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ। मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाईज हैं उनकी क्या मूवमेंट होती है, कैसे वो माइग्रेट करती हैं अमेरिका में, और इसकी वजह से उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो भी उत्पन्न हो गई। तो कलेक्टर कौन है यहाँ पर? एब्राइड ही है, लेकिन कलेक्टर मतलब एकत्र करने वाला या कुछ चीजों को कलेक्ट करने वाला एज एन हॉबी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द बुक, उस बुक के एंड में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। तो बुक के एंड में लिख रखा था कि जो रीडर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं कि वो हेल्प करें हमारी, कि कैसे जो बटरफ्लाईज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं, ठीक है। माइग्रेशन मतलब उनकी क्या सीजनल मूवमेंट होती है। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर द रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक उरकुहात ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो यहाँ पर डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरकुहात के जो ये प्रोफेसर थे उनके द्वारा ये बोला गया था कि भाई देखिए बटरफ्लाई पे ना टैग कर देना, मतलब कि स्टिकर लगा देना, और इससे ये पता चलेगा कि क्या जो बटरफ्लाईज होते हैं कैसे माइग्रेट करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ठीक है। एब्राइड मदर रोट टू डॉक्टर उरकुहात दैट एंड सून एब्राइड वाज attaching light adhesive, ठीक है, tags to the wings of the monarch. Anyone who found a tagged butterfly were asked to send the tag to Dr. उरकुहात। अब यहाँ पर ये बोल रखा है कि एब्राइड मदर ने डॉक्टर उरकुहात को लिखा कि जो सून मतलब जल्द ही एब्राइड भी क्या करेगा? अटैच करेगा उन टैग्स को बटरफ्लाई के विंग्स पर, और जो इसने भी वो टैग बटरफ्लाई खोजी तो उसे डॉक्टर उरकुहात के पास भेजा जाए, ठीक है, मतलब उस बटरफ्लाई को। आगे चलते हैं। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। अब जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था वो और रीडिंग बटरफ्लाई पे रिसर्च वो 6 हफ्तों तक चला समर में, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच सो मैनी, सो द नेक्स्ट टाइप फॉर एब्राइड वॉज टू रेट अ फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? पशु का समूह या नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड फीडिंग, रेस्टिंग और ट्रेवलिंग टुगेदर ऑफ द बटरफ्लाई। तो देखिए एक एक बटरफ्लाई को कलेक्ट करना इट इज अ सो मच टाइम कंज्यूमिंग। तो अगला स्टेप एब्राइड के लिए ये हुआ कि वो क्या करे? वो रेज करे, मतलब कि उत्पन्न करे, ठीक है, बढ़ाए क्या? पशु का समूह या नंबर ऑफ बर्ड्स, मतलब कि उन्हें रेज करे, उन्हें खिला पिलाकर, ठीक है, बटरफ्लाईज को, कि जुट एक तरह का जुट सम्मेलन इकट्ठा हो जाए, ठीक है। उसके बाद ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। अब उसने क्या कह रहा? उसने फीमेल मोनार्क को कैच करना और उनके एग्स को ले लेना और फिर उन्हें बड़ा करना, मतलब रेज करना इन द बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, जैसे जैसे उनकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। फ्रॉम एग, पहले एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपर से एडल्ट बटरफ्लाई। तो दिस इज द साइक्लिक मूवमेंट, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं लाइफ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द बटरफ्लाई। तो कैसे करना है उनको, कैसे करना है? तो उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, फीमेल मोनार्क को लिया, उनके एग्स को लिया, फिर उन्हें रेज किया और सारे जो लाइफ मूवमेंट्स होती हैं उन्हें देखा, जैसे एग टू कैटरपिलर, कैटरपिलर टू प्यूपा, प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई विंग एंड लेट देम गो। फिर उसके बाद उन्होंने बटरफ्लाई को टैग करा विंग्स में और फिर उन्हें उड़ा दिया। फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों तक उनकी जो बेसमेंट थी उसमें थाउजेंड ऑफ मोनार्क थे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब काफ़ी मोनार्क थी, ठीक है, और अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में थी, कोई कैटरपिलर, एग या प्यूपा या एडल्ट बटरफ्लाई। तो वो ऐसे करके रेस कर रहे थे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर एंड काइंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन द 6th वीक। तो ये टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई है, मोनार्क हो गया, व्हाइट एंड सल्फर हो गया, ब्रशवुड हो गया, वुड नैम्प एंड ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी टाइप ऑफ नंबर्स कलेक्टेड और टाइप्स ऑफ ये काइंड ऑफ बर्ड जो उन्होंने सेलेक्ट करी थी। आगे चलते हैं। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। यार कितना ही कोई बटरफ्लाई को टैग करेगा, है ना? अगर मेरे जैसा हो तो बटरफ्लाई टैग ही नहीं करूंगी मैं, बड़ा ही से आप है यार, है ना, बड़ा ज्यादा। ओके, बटरफ्लाईज आर अ काइंड ऑफ माई हेयर, ठीक है। व्हाट अ कंपैरिजन आई डिड ना, कि भाई कैसे एक के बालों को इकट्ठा करूंगी मैं, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत सारी हैं। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। तो उन्होंने कहा इवेंचुअली जो मेरा इंटरेस्ट था बटरफ्लाईज को टैग करने का यार लूज हो गया, ठीक है। इट टेडियस मतलब कि बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस था, स्लो प्रोसेस था और ज्यादा फीडबैक भी नहीं आ रहा था। देयर इज नॉट मच फीडबैक, एब्राइड ने कहा। इन द ऑल टाइम आई डिड ही लव्ड ओनली 2 बटरफ्लाई आई टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम
वेयर आई लिव। उन्होंने कहा इतनी सारी बटरफ्लाइज को मैंने टैग किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाई मिली, और वो भी मेरे घर के पास 75 माइल्स या मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं वहाँ से मिली। बाकी कोई जो टैग बटरफ्लाई थी उनकी मूवमेंट नहीं पता चली। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। देन इन द 7th ग्रेड, फिर वो कहते हैं कि 7th ग्रेड में उनको एक हिंट मिला ऑफ रियल साइंस, जब उन्होंने काउंटी मतलब क्या होता है, रीजन साइंस फेयर में पार्ट लिया और वहां पर वो हार गए। ठीक है, तब उन्हें पता चला अच्छा भाई साइंस होती क्या है एक्चुअली। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर। वास्तविकता में वो कहते हैं बहुत ही ज्यादा सैड फीलिंग थी वहां बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी हेल्स हैड वन समथिंग। मतलब ये सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि दिल टूटने वाली बात थी कि हम अपने आप को बहुत साइंस की दुनिया में कुछ ना कुछ मानते हैं और हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला था। तो ये थोड़ा सा दिल टूटने वाली बात थी जो चूर चूर हो गया होगा, एब्राइड ने कहा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिला लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनकी जो हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, जैसे आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, ये इंग्लिश में पढ़ाने में अच्छा है, लेकिन अगर साइंस में आपको आशु सर की वीडियो बहुत पसंद आती है। क्यों साइंस में आशु सर की वीडियो पसंद आती है? क्योंकि वो हर चीज को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं, है ना। इंग्लिश में मैं आपको एक्टिंग करके दिखा दूंगी, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको आशु सर की वीडियोस क्यों पसंद आती हैं? बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा पानी पिया, तो वो ना क्या करेंगे, पानी खोल के पीकर आपको दिखा देंगे पानी ऐसे पीते हैं। मेरे को ना प्यास लग रही थी, मैंने कहा एग्जाम्पल भी जच रहा है क्लास में, तो यही कर देती हूँ। दिल की बात बोलनी नहीं थी ना, है ना, ऐसे कह रहे होंगे आप, बट यार हो जाता है जोक्स अपार्ट। चलो, तो उन्होंने क्या करा था, फ्रॉग टिश्यूज को दिखाया था स्लाइड्स में। ठीक है, स्लाइड्स में जो माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखती, लेकिन जो उन्होंने रियलाइज किया, जो विनर हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स दिखाए थे, खाली नीट डिस्प्ले नहीं दिखाया था, है ना। अब आशु सर भी तो यही करते हैं, आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो आपको करके दिखाएंगे, रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। अगर वो स्लाइड्स में यही दिखा दे तो वो मजा नहीं आता, तो डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ उसमें? कुछ भी नहीं होता है उसमें, तो है ना। तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने उपलब्धि प्राप्त की है तो उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट को दिखाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। Already the competitive spirit that drive Richard Ebride was appearing. I knew that for the next year fair, I would have to do real experiment. The subject I knew was most about the insect work I would been doing in the past several years. I had been doing in the past several years. अब यहाँ पर क्या लिख रखा है? अब उनको ये पता था कि अगले साल उनको साइंस फेयर में करना क्या है, और उनको करना है ये कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स पर, जिसपे उसमें क्या है कि वो सेवरल ईयर से उसी पर रिसर्च कर रहे थे, मतलब, और उनमें भी उनको बटरफ्लाई वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो उनको ये पता था कि भाई मुझे करना क्या है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and came up with this stack of suggestion for experiment. Those kept Ebride busy all through high school and led a prize project in the county and international science fair. तो यहाँ पर लिख रखा है, तो उन्होंने डॉक्टर उर्कुहात को लिखा कि भाई मुझे ये आइडियाज चाहिए। ठीक है, मुझे आइडिया चाहिए। तो जो उनका रिप्लाई आया और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स भी आए, ऑब्जेक्ट्स भी आए और आइडियाज़ भी आए। तो सारा दिन जो एब्राइड थे वो स्कूलिंग में इस पूरा दिन इसी में बिजी रहते थे, और जिसमें उन्होंने काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स भी जीते। जब वो 8th ग्रेड प्रोजेक्ट में थे तो एब्राइड ने कोशिश करी कि वो फाइंड करने की कोशिश करें ऑफ वायरल डिसीज, कि वायरल डिसीज का रीजन क्या है, कॉज क्या है। वायरल क्या होता है? ऑफ द नेचर कॉज बाय रिलेटिंग टू वायरस और वायरसेस। ठीक है, जो वायरल डिजीज है उसका कॉज, और किल्स नियरली ऑल मोनार्क, जो एक ऐसा वायरल डिजीज जिसकी वजह से जो सारे मोनार्क कैटरपिलर हैं वो एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों में मर जाते हैं। तो वो वायरल डिसीज का कॉज क्या है? एब्राइड को लगा कि जो डिसीज है मस्ट बी कैरिड बाय द बीटल, एक बीटल इंसेक्ट। ठीक है, बीटल इंसेक्ट।
ठीक है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो कैटरपिलर को रेज करेंगे लेकिन बीटल्स की प्रेजेंस में, तो उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड श्योर दैट आई हैड ट्राइड एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्या वायरल डिजीज है जिसकी वजह से हर कुछ सालों में कैटरपिलर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो उनको लग रहा था कि अगर बीटल इंसेक्ट प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा कुछ निकला नहीं। वही उन्होंने साइंस फेयर में जाकर दिखाया कि भाई देखो मैंने तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो जीत गए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये कह रखा है। अगले साल जो साइंस फेयर के प्रोजेक्ट में वो टेस्ट कर रहे थे थ्योरी दैट विर्सरॉय एक बटरफ्लाई होती है, विर्सरॉय बटरफ्लाई कॉपी करती है मोनार्क को। तो अगले साल उन्होंने इस पर क्या किया, खोज करी। अगले साल साइंस फेयर में वो टेस्ट कर रहे थे उस थ्योरी को कि कैसे विर्सरॉय बटरफ्लाई जो होती है वो कॉपी करती है मोनार्क को, व्हाट इज द रीजन। तो जो थ्योरी है वो ये थी कि विर्सरॉय लुक लाइक मोनार्क, मतलब कि विर्सरॉय बटरफ्लाई जो होती है वो मोनार्क की कॉपी क्यों करती है, मोनार्क की तरह क्यों दिखती है, क्योंकि जो मोनार्क होती है उनका जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता है बर्ड्स को, ठीक है। तो विर्सरॉय जो दूसरे हाथ होती हैं, दूसरे हाथ मतलब ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही पहलू में मैं अगर मैं बोलूं, वो अच्छी लगती हैं टेस्ट में बर्ड्स को। सो इस वजह से जो विर्सरॉय होती है वो मोनार्क को कॉपी करती है, ठीक है, वो मोनार्क की तरह दिखती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी का डिनर बने, सिंपल सी बात है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स ट्रेनर। सो दैट इज वाई उन्होंने ये थ्योरी थी कि विर्सरॉय बटरफ्लाई कॉपी करती है मोनार्क की। तो थ्योरी क्या थी कि मोनार्क की कॉपी इसलिए करती है विर्सरॉय बटरफ्लाई क्योंकि वो उनका टेस्ट जो होता है वो बर्ड्स को अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से वो मोनार्क की कॉपी करती है, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई बर्ड्स को टेस्ट अच्छा नहीं करती है। तो इस पर उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट। अब क्या हुआ आगे, एब्राइड प्रोजेक्ट वाज टू सी, एब्राइड का प्रोजेक्ट देखना था क्या वास्तविकता में क्या इनफैक्ट जो बर्ड्स होती हैं वो मोनार्क को खाती हैं। तो उन्होंने फाउंड किया दैट अ स्टारलिंग, स्टारलिंग मतलब होती है एक ओल्ड वर्ल्ड सॉन्ग बर्ड होती है, गाने वाली बर्ड, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये मान लीजिए सॉन्ग बर्ड होती है, स्टारलिंग मतलब क्या होता है, सॉन्ग बर्ड होती है, बाकी पूरा मीनिंग आप देख सकते हैं। वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। Ebride said later research by the other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology, ठीक है, जीव विज्ञान डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो उन्होंने ये दिखाना था, यही थ्योरी को दिखाना था, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा एक हम ये कह सकते हैं एक अलग हम बोले अलग चीज पता चली, एक जो स्टारलिंग बर्ड होती है ना, सॉन्ग बर्ड होती है, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है, मतलब कि विर्सरॉय नहीं खाती है, बल्कि वो मोनार्क बर्ड खाती है, ठीक है, वो मोनार्क बर्ड खाती है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिखाया और जूलॉजी में, और उनको हम ये कह सकते हैं थर्ड ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में अवार्ड मिला, और फर्स्ट डिवीजन उनको जूलॉजी डिवीजन, फर्स्ट इन दी जूलॉजी डिवीजन मिला और थर्ड ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में मिला। इन द सेकेंड ईयर, जब वो सेकेंड ईयर में हुए हाई स्कूल में, रिचर्ड एब्राइड बिगेन द रिसर्च दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो उन्होंने क्या करा, डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन पे उन्होंने रिसर्च करी। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। तो अल्टीमेटली एक नई थ्योरी आई कि जिंदगी कैसी होती है सेल्स की। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, द क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो क्वेश्चन ये था कि जब मोनार्क का प्यूपा होता है, मोनार्क जब प्यूपा स्टेज में होती है तो उस पर 12 कलर के गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एवरीवन अज्यूम्ड, सबने अज्यूम किया जो स्पॉट थे या हम ये कहें जो धब्बे थे वो एक ऑर्नामेंटल थे, मतलब कि जस्ट एक दिखावटी, एक सुंदरता को दर्शाने के लिए थे, एब्राइड सेड। लेकिन जो डॉक्टर उरकुहात थे उनको ये बिलीव नहीं था, ठीक है। और एब्राइड सेड but Dr. Urquhart didn't believe it. ठीक है, to find the answer, Ebride and another excellent science student first had to build a device that showed that spores were producing a hormone necessary for the butterfly full development. तो जो हमारे ब्राइड हैं और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट थे और एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे, उन्होंने एक डिवाइस बनानी थी उनको सबसे पहले, जिसमें ये दिखाना था कि देखो भाई जो प्यूपा होता है मोनार्क
का उस पे जो 12 स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, 12 स्पोर्ट्स हैं, वो है डेवलपमेंट के, एक मोनार्क बटरफ्लाई को डेवलप करने के लिए फुली। ठीक है, तो इट वाज नेसेसरी। ठीक है, लेकिन ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए नहीं थे। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइड फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। ये जो हम ये कह सकते हैं प्रोजेक्ट जो था एब्राइड का फर्स्ट प्लेस काउंटी फेयर में हुआ और एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ठीक है, देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां पर उन्होंने थर्ड प्लेस जीता जूलॉजी में। ही ऑल्सो गेट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है? कीट विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है, उसके बाद उनको थर्ड प्लेस जूलॉजी में मिला, फिर उसके बाद उनको एक चांस मिला एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का। ठीक है, ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। आगे चलते हैं। एज अ हाई स्कूल जूनियर, जैसे कि हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा मोनार्क प्यूपा पे, और उस साल उनके प्रोजेक्ट में उनको पहला पोजीशन मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। तो उसकी वजह से उनको दूसरा मौका भी मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। ठीक है, समर टाइम में। आगे चलते हैं हम। इन हिज सीनियर ईयर, जब वो सीनियर ईयर में थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो थोड़ी सी और अपनी रिसर्च में आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम द मोनार्क विंग इन द कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। तो आगे जाके उन्होंने और रिसर्च करके बोला, क्या बोला? ही ग्रू, उन्होंने सेल्स को ग्रो करा, ठीक है, मोनार्क के विंग से कल्चर में, और उसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि कैसे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होंगे और डेवलप होंगे नॉर्मल विंग्स में ओनली इफ अगर उस हार्मोन से जो जनरेट करता है वो गोल्ड स्पॉट प्यूपा पे। ठीक है, दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस इन जूलॉजी एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और उसके बाद उन्होंने अपना समर कैसे व्यतीत किया? आफ्टर ग्रेजुएशन काम कर कर आर्मी लेबोरेटरी में एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। फिर अगले फॉलोइंग समर, मतलब कि आफ्टर द फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइड वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, वो वापस लेबोरेटरी में गए ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन। फिर उन्होंने और ज्यादा काम किया हार्मोन पे ऑफ द गोल्ड स्पॉट। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। अब यूजिंग कैसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी के, तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर। भाई मैं इसको इंग्लिश में बता रही हूँ, केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का वो आइडेंटिफाई कर पाए थे। दीक्षा मैम आप आके अगली बारी और डिटेल में बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अ ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइड गॉट द आइडिया। तो एंड ईयर एंड ए हाफ ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, तो 1-1.5 साल, एब्राइड गॉट द आइडिया, एब्राइड को आइडिया मिला फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, नई थ्योरी सेल लाइफ के बारे में। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटो। अब वो कैसे आया? जब वो एक्सरे फोटोज को देख रहे थे, केमिकल स्ट्रक्चर जो क्रिएट करता है एक हार्मोन। ठीक है, व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उन्होंने उन फोटो को देखा तो एब्राइड डिडंट शाउट अरे और इवन आई गॉट इट, मतलब कि उन्होंने एक इंटरजेक्शन का यूज नहीं किया, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मैंने पा ही लिया, बट ही बिलीव, लेकिन उनको एक यकीन हुआ उन फोटोज को देखकर, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग, अपनी खोज के साथ, अबाउट इंसेक्ट हार्मोन का। द फोटोज गेव हिम द आंसर, जो वो फोटो थी ना इंसेक्ट हार्मोन की, ठीक है, जब वो उसमें खोज कर रहे थे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस फोटो से उनको एक आंसर मिला था जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स थी, कि कैसे जो सेल होते हैं वो रीड करते हैं ब्लूप्रिंट्स डीएनए के। ओके, आगे चलते हैं। डीएनए क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। आगे, इट डिटरमाइंस द फॉर्म and function of a cell. The DNA is a blueprint of for life. तो DNA क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। तो भाई ये एक साइंटिफिक टर्म है। DNA एक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है, दैट कंट्रोल हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? द पासिंग ऑफ ऑन
फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जनरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन इंग्लिश टर्म्स। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है फॉर्म को और फंक्शन को जो सेल का होता है। दस हम ये कह सकते हैं डीएनए क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिंदगी का। ठीक है, ओके। एब्राइड एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all the night drawing pictures and constructing plastic model of molecules to show how it would happen। तो वो पूरी रात इसी में लगे रहे कि कैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दिखाए, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाना। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। इकट्ठे मिलकर उन्होंने एक पेपर लिखा जो उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे। ओके, आगे। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, सरप्राइजिंग हैरानी की बात है, नो वन हु न्यू हिम, कोई भी नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510, Ebrard went to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. सरप्राइजिंग, अगर कोई नहीं जानता उनको, तो रिचर्ड एब्राइड ग्रेजुएटेड हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विद द हाईएस्ट ऑनर, और सेकंड थे क्लास में जहां पर स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की 1510। एब्राइड आगे जाकर ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर जो थ्योरी है वो करेक्ट प्रूव हुई, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो एक बहुत बड़ा कदम होगा लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए। इट माइट ऑल्सो लेड टू अ न्यू आइडियाज, एक हम ये कह सकते हैं ये नए आइडियाज को उत्पन्न करने के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए या अदर डिजीजेस के लिए भी। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, ये सिर्फ पॉसिबल है और बिकॉज एब्राइड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एब्राइड की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से। ठीक है, हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose for the sports on the monarch pupa eventually lead him to the theory about the cell। तो हम ये अल्टीमेटली कहते हैं कि जो उनकी क्यूरियोसिटी थी कि मोनार्क के प्यूपा पे गोल्ड स्पॉट क्यों होते हैं, इवेंचुअली सेल्स वर्किंग में काम आया, सेल्स वर्किंग के डेवलपमेंट में उनको काम आया, और ऐसे ही करके हम ये कह सकते हैं उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, आगे। रिचर्ड एब्राइड हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस since he first began collecting butterfly। तो हमें ये पता ही है कि रिचर्ड एब्राइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे साइंस में जब उन्होंने शुरू की थी कलेक्टिंग बटरफ्लाइज को। ठीक है, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। मतलब कि उन्हें साइंस में इंटरेस्ट था बचपन से ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली वो उसी पर करते थे और सिर्फ साइंस के पीछे पड़े रहते थे, बाकी क्यूरियोसिटी गई भाड़ में, ऐसा नहीं था। मतलब कि उनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा भी नहीं था। एब्राइड ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर, वो चैंपियन डिबेटर भी बने, ठीक है, अ पब्लिश स्पीकर भी बने, और साथ ही साथ गुड कैनोइस्ट भी बने, और एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन भी बने। तो मीनिंग्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, वो एक चैंपियन डिबेटर भी बने, पब्लिक स्पीकर भी बने, कैनोइस्ट भी बने, और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आउटडोर पर्सन भी बने। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी बने, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो हम ये कहेंगे पर्टिकुलरली नेचर और साइंस को, बैकग्राउंड को ध्यान रखते हुए, तो वो बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइड वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, मतलब इससे कम तो नंबर हमारे आएंगे ही नहीं, बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि उनके लिए लर्निंग बहुत आसान थी, मतलब उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट था। ही टर्न लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि उनके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत आसान थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा टाइम वो अपना फोकस करते थे डिबेट करने में, बातचीत करने में। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उनको एक टीचर मिला जिनको देखकर वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, और उनका नाम था रिचर्ड ए वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हिज सोशल स्टडीज टीचर, अब वो उनके सोशल स्टडी टीचर थे। ठीक है, जो उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे, रिचर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद थे। ठीक है, एंड एडवाइस टू बोथ क्लब। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, He opened my mind to new ideas Ebrard said। देखिए, अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई टीचर आता है जो आप बहुत ज़्यादा जिससे एडमायर हो जाते हो, और उस पर्सन को देखते ही आप चाहते हो कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करें उस सामने वाले को प्राउड फील कराने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो एडवाइस, जो सजेशन सामने वाला देता है उसको आप ध्यान में रखते हो, और
अपना काम करते रहते हो। तो यहाँ पर उनके लिए मिस्टर वेयर, उनके सोशल साइंस टीचर जो थे ना, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट पर्सन थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड, व्हाट प्लीज्ड मी वाज here was the person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all research with butterfly and the other interests। तो वो यहाँ पर कहते हैं सबसे ज़्यादा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लीज लगता था, फैसिनेटिंग लगता था, वो ये था कि 3-4 घंटे वो डिबेट्स में पूरी रात बिता देते थे और साइड बाय साइड अपनी जो रिसर्च थी बटरफ्लाइज को लेकर, अदर जो भी उनका इंटरेस्ट था उन पर वो रिसर्च करते रहते थे। आगे रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव। रिचर्ड क्या थे? एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट थी, मिस्टर वेयर कहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन वो कहते हैं बैड सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, वो एक्सप्लेन करते हैं, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग और विनिंग फॉर अ विनिंग सेक और विनिंग टू गेट द प्राइज, रादर ही वॉज विनिंग because he wanted to do the best job he could for the right reason, he want to be the best। अब यहाँ पे ना हमारे को भी ये टीचर बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं और जो मैं हमेशा भी कहती हूँ कि देखिए कभी भी ना खुद को कंपेयर सिर्फ अपने आप से करें, किसी और से नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना होता है कि हमने कितना अच्छा किया। तो यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट जो थे वो जीतना इस वजह से नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें किसी और को हराना था, वो जीतना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो जो भी करते थे उसमें 100% देते थे अपना। ठीक है, वो चाहते थे कि मैं कुछ भी करूं अपना बेस्ट दूं, इसलिए वो जीतते थे। सामने वाले को हराने के लिए जीतना नहीं है, ये हमारा गोल ही नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहूँ कि हमारा मोटिव ही नहीं होना चाहिए लाइफ में। सामने वाले को हराने के लिए कभी मेहनत मत करिए, अपने आप को जिताने के लिए मेहनत करिए। क्या मतलब? अपने आप को बेहतर बनाना है। अपने आप को बेहतर आप तभी बनाओगे जब आप 100% करोगे। तो रिचर्ड एब्राइट हमेशा जीतते क्यों थे? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ भी करूं बेस्ट दूं, इसलिए उनको जीतना है। उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं है और हमारे पास एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है। ठीक है, आगे चले। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, और वो कहते हैं इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए जीतने की। These are the 3 ingredients। पहली बात स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड, साथ ही साथ क्यूरियोसिटी, एंड थर्ड योर विलिंग। आपकी इच्छा तो होनी चाहिए जीतने की। काम करने के लिए नहीं करना है, अपना बेस्ट करने के लिए काम करना है ना। तो एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। चाहे उन्होंने बहुत ज्यादा प्राइजेस जीते, बट स्टिल उन्होंने कभी भी, हम ये कह सकते हैं क्या, अपनी क्यूरियोसिटी नहीं खोई। हमेशा क्यों करिए, कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है हमें क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा, हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, एनसीईआरटी तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर में पहला होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 5 क्वेश्चंस। तो सो ही डिड एंड डिड एवर बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी। व्हाट डज ही डिड इन द एक्सट्रैक्ट? So he did and did he ever? क्या he did क्या है? ठीक है, the answer is he did refer to the Richard Ebright of collecting various things। ठीक है, आगे what else did he collect other than butterflies? बटरफ्लाई के अलावा वो क्या क्या कलेक्ट करते थे? फॉसिल्स को, कॉइन को, रॉक्स को, बटरफ्लाइज के अलावा। थर्ड आगे है फाइंड द वर्ड इन एक्सट्रैक्ट विच मीन्स रेजोल्यूशन। देखिए यहाँ पर ना एक चीज समझे, यहाँ पर फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट की जगह आपको सिनोनिम भी बोला जा सकता है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसका तो मतलब डिटर्मिनेशन है, हमें पता ही है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिगनिंग? ऑपोजिट की जगह यहाँ पर एक वर्ड आ सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, दैट इज एंटोनिम। तो बिगनिंग का हम क्या बोलेंगे? एंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन 2। ओके, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। छुप गया था तो मैं ही लिख देती हूँ, तुम पूछो तो। ठीक है, क्वेश्चन 2। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। हु इज ही? ही कौन है? एब्राइट। ठीक है, व्हाट डज ही रेज? व्हाई डज ही रेज बटरफ्लाई? क्यों करता था वो बटरफ्लाई को रेज? ताकि वो माइग्रेशन पैटर्न समझ
पाए। ठीक है, आगे हो गया फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेयर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव। रेयर का सिनोनिम क्या हो गया? रेस करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहेंगे? व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच इज देम। देम क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, दे का देम किस में हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर हो गया? आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग while everybody else won something। तो यहाँ पर लिख रखा है क्या? It was really a sad feeling, बहुत ही sad feeling थी, and not get anything while everybody else had won something। Who is the speaker of the above lines? Speaker कौन है above lines में? तो हम बोलेंगे रिचर्ड एब्राइड है speaker above lines में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, वेयर वॉज ही कम्पीटिंग एट? कहाँ पर compete कर रहे थे वो? तो हम बोलेंगे ही वॉज कम्पीटेड एट काउंटी साइंस फेयर में कर रहे थे। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट विच इज द ऑपोजिट ऑफ नोबडी। नोबडी का ऑपोजिट होता है एवरीबडी। नोबडी का ऑपोजिट क्या है? एवरीबडी। ठीक है, तो अगला हमारे को बोल रखा है सैड का कोई भी सिनोनिम बताइए। तो आप यहाँ पर सैड का मैंने यहाँ पर बोला है ग्लूमी, आप बाकी सिनोनिम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 CBSE 2012। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थ्योरी करेक्ट प्रूव हुई, इट विल बी द बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। थ्योरी किसकी थी बताइए? थ्योरी थी कि कैसे जो सेल्स होते हैं वो रीड करते हैं DNA को। ओके, अगला क्या है? हु प्रपोज द थ्योरी? किसने प्रपोज करी थी थ्योरी को? वाज बाय रिचर्ड एब्राइट और उसके फ्रेंड जेम्स आर वोंग। ठीक है, आगे चल लेते हैं। विच पार्ट ऑफ लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ है हमारा नाउन। सिनोनिम ऑफ करेक्ट? करेक्ट का आप बोल सकते हो राइट, एक सिनोनिम होता है। तो ये थे हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड। अब हमारे थोड़े प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए। व्हाई डिड विसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क? ये तो हमारे कॉम्प्रिहेंशन थे ना, तो यहां तक हमारे कॉम्प्रिहेंशन हो गए हैं। 2-4 हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट बेस भी कर लेते हैं। व्हाई डिड विसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क? तो विसरॉय बटरफ्लाई जो होती है वो मोनार्क को कॉपी करती है, क्योंकि जो मोनार्क होते हैं वो अच्छा टेस्ट नहीं करते हैं बर्ड को। ठीक है, तो विसरॉय बटरफ्लाई जो होती है दूसरे हाथ हम ये कह सकते हैं टेस्ट अच्छा करती है। तो हम ये कह सकते हैं मोर दे लुक सिमिलर टू मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स प्रे, thus they protect themselves। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड रिचर्ड एब्राइड गिव अप टैगिंग बटरफ्लाई? उन्होंने गिव अप क्यों कर दिया था बटरफ्लाई को टैग करना? तो रिचर्ड एब्राइड लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और यू कैन से टेडियस। ठीक है, एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक, और साथ ही साथ ही कुड रिकैप्चर ओनली 2 बटरफ्लाइज इन ऑल टाइम ही डिड। मतलब 2 ही बटरफ्लाई वापस टैगिंग वाली मिली थी, और वो भी ज्यादा दूर नहीं थी, 75 माइल्स उनके घर से केवल और केवल दूर थी। ठीक है, थर्ड, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यू बेस्ड, दोनों पे मैच करेगा ये क्वेश्चन। जो ऑथर है उन्होंने एग्जांपल दिया था रिचर्ड एब्राइड की लाइफ का, जिसमें ये इंग्रेडिएंट दिखाए थे साइंटिस्ट के। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट रेटेड माइंड, सेकंड ऐड क्यूरियोसिटी इन इट, थर्ड मिक्स विद द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। विल क्या है? जीतना राइट रीजंस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, what was the common belief about the 12 tiny gold spot on monarch pupa? कॉमन बिलीफ क्या था? ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए है। एक्चुअल पर्पस क्या था? वो एक हार्मोन जनरेट करती हैं फॉर द डेवलपमेंट, है ना। तो these 12 tiny gold spots were believed that they are only for ornamental purpose. Actual purpose क्या था? tiny gold spot is a produce a hormone necessary for butterfly to will development। ठीक है, फुल डेवलपमेंट। फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बट देयर वर वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। व्हाट कलेक्शन डिड एब्राइड मेक? तो जहां वो रहते थे वो क्या कर सकते थे? चीजों को कलेक्ट करते थे। और उन्होंने क्या क्या करी? वेयर डिड ही स्टार्ट मेकिंग कलेक्शन? कहाँ? व्हेन मतलब कब? ठीक है, कब उन्होंने चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया? ठीक है, एब्राइड बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, रॉक, फॉसिल, कॉइन। उन्होंने शुरू करा था जब वो एक किंडरगार्टन में थे। ही कलेक्टेड विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट ही हैड मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। तो उन्होंने कलेक्शन शुरू किया था जब वो केजी में थे, और बिल्कुल हर एक्टिविटी में सेम डिटर्मिनेशन था। ठीक है,
तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर डाउट है, परेशानी है तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो पे चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, एक्टिव पैसिव ज़्यादा ही यूज़ करी मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ बता दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।